वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की परीक्षाओं के लिए एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। इस टॉपिक का नाम है कुकिंग एंड कुकिंग मेथड्स, यानी कि भोजन पकाना और भोजन पकाने की विधियाँ। कला और विज्ञान का एक समाहित रूप है पाकशास्त्र, या यूँ भी कह सकते हैं कि जो पाक कला है या पाकशास्त्र है, ये कला और विज्ञान दोनों ही हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भोजन पकाने के लाभ क्या हैं, एडवांटेज ऑफ कुकिंग क्या है। पहला लाभ है भोजन को सुपाच्य बनाना। भोजन, किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर हम पकाते हैं तो वो आसानी से पचने योग्य हो जाता है। दूसरा लाभ है भोजन में विभिन्नता लाना। भोजन पकाने के द्वारा हम लोग किसी भी भोज्य पदार्थ से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान बना सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए आलू है, तो आलू से हम बहुत सारी चीज़ें पकाने के माध्यम से बना सकते हैं। हम आलू का पराठा बना सकते हैं, हम आलू की पकौड़ी बना सकते हैं, आलू का समोसा बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें। तो इससे भोजन में विभिन्नता आती है भोजन पकाने के द्वारा। जीवाणुओं को नष्ट करना। बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको कच्चा नहीं खाया जा सकता है, क्योंकि उन पे बहुत सारे जीवाणु कीटाणु होते हैं और ये सब चीज़ें भोजन पकाने के बाद नष्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर को कोई भी नुकसान, हमारे स्वास्थ्य को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। अगला लाभ है बाह्य आकार, रंग, गंध, बनावट में परिवर्तन। भोज्य पदार्थों को पकाने से उनके बाह्य आकार, रंग और गंध में परिवर्तन हो जाता है। सुगंधपूर्ण और स्वादिष्ट हो जाता है भोजन, जिससे लोग भोजन को बहुत चाव से खाते हैं। आगे देखिए, अगला लाभ क्या है। प्रोटीन का जैविक मूल्य बनाना और ट्रिप्सिन इनहिबिटर को निष्क्रिय करना। बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको पकाने से उनके अंदर जो प्रोटीन अवरोधक तत्व होते हैं, यानी कि प्रोटीन को शरीर में अवशोषित होने से रोकते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन का जैविक मूल्य बढ़ जाता है। अगला लाभ है स्वाद को बढ़ाने में सहायक। सभी लोग जानते हैं कि भोजन पकाने से भोज्य पदार्थों के स्वाद में वृद्धि हो जाती है। अगला लाभ है भोजन का संरक्षण। कुछ खाद्य पदार्थ बहुत समय तक बिना पकाए अगर रखे जाएं तो वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे दूध है, अगर दूध को अगर बिना पकाए रख दिया जाए तो वो जल्दी ही नष्ट होने लगता है। उसी प्रकार से जैम, जेली आदि विभिन्न प्रकार के फलों के रस आदि को पका करके रख लेने से वो काफ़ी समय तक संरक्षित रहते हैं और जल्दी से नष्ट नहीं होते हैं। अगला लाभ है भोजन को आकर्षक बनाना। कोई भी भोज्य पदार्थ होता है, अगर उसको पका लेते हैं विभिन्न प्रकार के मसाले आदि का प्रयोग करके, जब विभिन्न प्रकार की भोजन पकाने की विधियों का प्रयोग करते हैं तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और आकर्षक बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि भोजन पकाने के सिद्धांत क्या हैं। भोजन पकाने के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिनमें से पहला सिद्धांत है पौष्टिक तत्वों का ज्ञान और उनकी सुरक्षा। भोजन पकाने के लिए सबसे पहले पौष्टिक तत्वों का ज्ञान होना चाहिए और वो कैसे सुरक्षित रहें इसका भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि चावल है, चावल में जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, या साग सब्जियां हैं, तो उन सब चीज़ों से खनिज, लवण, विटामिन किस प्रकार से पानी के द्वारा बाहर न जाने पाएँ और हमारे भोज्य पदार्थ का पोषक मूल्य बढ़ जाए, इन सब बातों का ज्ञान जिनको रहता है तो वो भोजन व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अगला सिद्धांत है समय के अनुसार भोजन तालिका बनाना। ये भोजन पकाने का एक सिद्धांत होता है, यानी सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, शाम को नाश्ते में क्या बनेगा, रात के खाने में क्या बनेगा। भोजन पकाने की सभी विधियों का उपयोग और जानकारी। भोजन पकाने के सिद्धांत के अंतर्गत तीसरा सिद्धांत ये है कि भोजन पकाने की सभी विधियों का उपयोग होना चाहिए। सही विधियों की जानकारी होगी तभी तो इन सभी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। फिर भोजन को आकर्षक ढंग से परोसना, ये भी भोजन पकाने का एक सिद्धांत है। भोजन कितना भी अच्छा बनाया गया हो, लेकिन अगर वो आकर्षक ढंग से नहीं परोसा गया हो तो भोजन खाने का मन नहीं करेगा और वह लोगों को आकर्षित नहीं करेगा। फिर उसके बाद अगला सिद्धांत है बचे हुए भोज्य पदार्थ का उपयोग। बचे हुए भोज्य पदार्थ का उपयोग का मतलब होता है, बहुत सारी गृहिणियाँ जानती हैं कि रात के खाने में कभी सब्जी, कभी दाल, कभी कुछ ना कुछ बच ही जाता है,
तो सुबह उसी दाल में आटा गूँथ कर या सब्जी में आटा गूँथ करके उसका पराठा बना करके नाश्ते में प्रयोग कर लेना, ये सब चीज़ें भोजन पकाने के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। अगला सिद्धांत है मौसम के अनुसार भोजन बनाना। भोजन पकाने के सिद्धांत के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है कि कोई भी भोजन है तो वो मौसम के अनुसार बनाया जाना चाहिए। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, भोजन पकाने की विधियाँ। भोजन पकाने की विधियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की परीक्षाओं में इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो भोजन पकाने की विधियाँ जो है वो 4 प्रकार की होती हैं। एक जल द्वारा, दूसरा चिकनाई द्वारा, तीसरा भाप द्वारा या वाष्प द्वारा, चौथा वायु द्वारा। अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, आगे देखते हैं। सबसे पहला प्रकार है जल द्वारा पकाना। जल द्वारा पकाना के अंतर्गत आता है 3 प्रकार। एक होता है उबालना, दूसरा होता है खदकाना और तीसरा होता है धीमी आंच पर पकाना। अब यहाँ पे देखिए उबालने की जो क्रिया होती है जल द्वारा पकाने में, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलते हुए जल के अंदर कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको हम उबालना कहते हैं। जैसे आलू और शकरकंदी वगैरह उबाल के ही बनाई जाती हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर उबाला जाता है तो उसको कहा जाता है उबालना। ये जल द्वारा पकाने की विधि होती है। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो इसका तापमान कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगला है खदकाना, इसको हम सिमरिंग कहते हैं। ये 180 डिग्री से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है और 85 से लेकर के 95 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। खदकाना का मतलब होता है कि ऐसा भोज्य पदार्थ जब पकाते हैं, कोई भोज्य पदार्थ जब उसमें बुलबुले फूटने लगे तो वही खदकाना कहलाता है, उसी को हम सिमरिंग कहते हैं। जैसे हलवा या खीर बनाते समय उसमें बुलबुले फूटते हैं, ये जब खोया बनाते हैं तो उसमें बुलबुले फूटते हैं, उसी को हम खदकाना कहते हैं। ये सन 2021 की टीजीटी की परीक्षा में पूछा भी गया था। अगला प्रकार है धीमी आग पर पकाना, इसको कहते हैं स्टीविंग। इसमें 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर या फिर 90 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भोजन को धीमी आंच पर पकाते हैं। उसमें पानी रहता है पर्याप्त, थोड़ा थोड़ा पानी रहता है और उसी में उबलते हुए पानी में इस खाद्य पदार्थ को पकाया जाता है। जल द्वारा पकाने की 3 प्रकार की विधियाँ थी, उबालना, खदकाना और धीमी आग पर पकाना। अब हम आगे देखेंगे कि चिकनाई द्वारा पाक क्रिया कितने प्रकार की होती है। इसकी 3 विधियाँ होती हैं। एक होती है उथली विधि, दूसरी होती है गहरी विधि और तीसरी होती है शुष्क विधि। उथली विधि को हम शैलो फ्राई भी कहते हैं और इसे इंग्लिश मेथड भी कहते हैं। चिल्ला, पराठा, डोसा आदि इसी विधि से बनाया जाता है। चिकनाई द्वारा या तेल द्वारा पाक क्रिया की दूसरी विधि है गहरी विधि। इसमें इसको डीप फ्राई भी कहते हैं। इसमें पूड़ी, कचौड़ी, समोसा आदि इस विधि से बनाया जाता है। इसे फ्रेंच फ्राई के नाम से भी जानते हैं। अगली विधि है शुष्क विधि, इसको ड्राई फ्राई विधि भी कहते हैं। इसमें बाहर से कोई तेल नहीं डाला जाता है, बल्कि खाद्य पदार्थ में मौजूद वसा से ही भोज्य पदार्थ बन जाता है। जैसे मूंगफली, खोया आदि इसमें खुद की वसा से ही ये भुन जाते हैं। अब तीसरा प्रकार है वायु द्वारा पकाना। इसके अंतर्गत एक विधि आती है भूनना, दूसरा आता है बेकिंग यानी कि भट्टी या तंदूर में पकाना और तीसरी आती है पैन रोस्टिंग। ये 3 विधियाँ इसमें होती हैं। ये इसमें लिख गया है, बाकी अलग से है पैन रोस्टिंग। वायु द्वारा भोजन पकाने में 3 विधियाँ हैं। पहला है भूनना या रोस्टिंग, दूसरा है भट्टी या तंदूर में पकाना बेकिंग और तीसरा होता है पैन रोस्टिंग। अब भूनना जो है ये भूनने की 2 विधियाँ हैं। एक डायरेक्ट रोस्टिंग, दूसरा इनडायरेक्ट रोस्टिंग यानी प्रत्यक्ष भूनना और अप्रत्यक्ष भूनना। प्रत्यक्ष भूनना में क्या होता है, इसमें खाद्य पदार्थ को सीधे आग के संपर्क में लाते हैं, जैसे रोटी, बैंगन भूनना, भुट्टा भूनना आदि। और इनडायरेक्ट रोस्टिंग में क्या होता है, इसमें
हम आग के संपर्क में सीधे नहीं रखते हैं, बल्कि कोई माध्यम चुनते हैं, जैसे बालू या रेत या नमक। इसमें भुजा, मूंगफली, पॉपकॉर्न आदि इस विधि से भुने जाते हैं। दूसरी विधि है भट्ठी या तंदूर में पकाना, यानी कि बेकिंग। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार से बेकिंग की जाती है। एक ईंट चूने की भट्ठी में, दूसरा बिजली की भट्ठी में और तीसरा होता है ग्रिलिंग। ये 3 चीज़ें बेकिंग के प्रकार हैं। ईंट या चूने की भट्ठी में जैसे तंदूरी रोटी इसका उदाहरण है, गर्म वायु का प्रयोग किया जाता है इसमें। बिजली की भट्ठी यानी कि ओवन, ये बिल्कुल भट्ठी की तरह होती है, बस ये बिजली से चलने वाली होती है। इसमें भी गर्म वायु द्वारा खाद्य पदार्थ को पकाया जाता है, जैसे केक आदि बनता है ये। फिर है ग्रिलिंग, इसमें नीचे आग जलती रहती है, ग्रिल में फंसाकर भोज्य पदार्थ को पकाया जाता है, यानी कि एक लोहे की सीख होती है, उस खाद्य पदार्थ में या इस विधि से मांस वगैरह भुने जाते हैं। इसमें ग्रिलिंग में एक लोहे की सीख को उसी जो मांस वगैरह है या कोई और भी चीज़ अगर बनानी, उसमें उस सीख को घुसा करके आर पार और उसको टांग दिया जाता है एक उचित दूरी पर, और उसके नीचे आग जला करके उसको भूना जाता है, उसी को ग्रिलिंग कहते हैं। तीसरा प्रकार आता है पैन रोस्टिंग, यानी कि कढ़ाई पर भूनना। इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर पंजीरी, हलवा आदि बनाते हैं, और जैसे पंजीरी हलवा बनाते समय सूजी आदि जो भूनते हैं उसी को हम पैन रोस्टिंग भी कहते हैं। ये तो हो गए 3 प्रकार भोजन पकाने की विधियों में। अब चौथा प्रकार देखते हैं, वाष्प द्वारा पाक क्रिया, यानी कि भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा पकाने में भी 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष भाप द्वारा पकाना और दूसरा अप्रत्यक्ष भाप द्वारा पकाना। इसमें खाद्य पदार्थ को भाप के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से लाते हैं। नीचे कोई बर्तन रखा जाता है पानी से भरकर, और ऊपर कोई कपड़ा छलनी बांध दिया जाता है। नीचे की आई भाप से खाद्य पदार्थ पक जाता है। फरा, इडली, ढोकला आदि इसके उदाहरण है। ये सारी चीज़ें इसी विधि से बनाई जाती हैं। अप्रत्यक्ष भाप द्वारा क्या होता है, इसमें भाप के संपर्क में वस्तुओं को बिना लाए पकाते हैं। जैसे एक ही कुकर में दाल व टिफ़िन में चावल पकाया जाता है, तो इसमें भाप तो लगती है, लेकिन उस खाद्य पदार्थ में डायरेक्ट भाप नहीं लगती है, बल्कि जैसे कुकर में एक दाल बन रही हो और अंदर टिफ़िन में चावल बनने के लिए रखा हो, तो वो सीधे भाप के संपर्क में नहीं आए, लेकिन उसमें चावल पक जाता है। तो ये सब अप्रत्यक्ष भाप द्वारा पकाने की विधि के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे अन्य विधियाँ। अन्य विधियाँ कौन सी होती है भोजन पकाने की। पहली है ब्रेजिंग। इसमें 2 विधियों को एक साथ प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि जब भोजन पकाने की 2 विधियों को एक साथ प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे ब्रेजिंग कहते हैं। इसमें सबसे पहले स्टीविंग किया जाता है, यानी कि खाद्य पदार्थ को हल्के तापमान पर पका लिया जाता है, यानी हल्का पानी डालकर पका लेते हैं, उसके बाद भूनते या तलते हैं। और जैसे हम कटहल का कोफ्ता बनाते हैं, जिसमें भी पहले हम उबालते हैं, एक विधि का प्रयोग किया जल द्वारा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको तलते हैं और उसके बाद तब इसके कोफ्ते बनते हैं। तो ये 2 विधियों का प्रयोग किया गया एक साथ, तो इस वजह से इसको ब्रेजिंग कहते हैं। कटहल का पकौड़ा, कोफ्ता आदि ऐसे ही बनता है। फिर दूसरी अन्य विधि के अंतर्गत आता है विधि सोलर कुकिंग। सोलर कुकिंग में इसमें सूर्य की ऊर्जा से भोजन पकाया जाता है, और इसके विशेष बर्तन आते हैं जिससे भोजन जल्दी पकते हैं। फिर तीसरा है पोचिंग। इसमें पानी को गर्म करते हैं, कच्चे अंडे को फोड़कर उसमें डाल दिया जाता है और प्रोटीन तुरंत जम जाती है। बाद में इसे चम्मच से निकाल लिया जाता है। प्रायः प्रोटीन जगत की चीज़ों को इसमें पकाया जाता है। और एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव में ये दाल जब बनाई जाती है तो दाल में ये आटे की छोटी छोटी पूरियाँ बेल करके बिल्कुल छोटी छोटी उसको भी दाल में डाल करके पकाया जाता है, जिसको दाल का बड़ा या फिर कहते हैं गांव में उसका दाल का दूल्हा। ये सब चीज़ें पोचिंग विधि के अंतर्गत बनाई जाती हैं। अगला देखिए कुकिंग मेथड्स हैं कुछ। वो जो हमने अभी 4 बताई वो तो मुख्य थी, इसके अलावा भी कई विधियां हैं, तो उनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। देखिए जैसे कि उसमें गृह प्रबंध में निखिल और डार्सी हैं, तो
किसी ने एक ही चीज़ का अलग प्रकार बताया, किसी ने एक ही चीज़ का अलग प्रकार बताया है। तो उसी प्रकार से इसमें भी कुकिंग विधियों की अलग अलग प्रकार हैं। तो उसमें से जो मुख्य विधियाँ हमने पढ़ ली, और कुछ लोगों ने और भी इसमें निकाली होंगी कि कौन कौन सी भोजन पकाने की विधियाँ हैं, कौन सी विधि किसके अंतर्गत आएगी। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। देखिए, पहली विधि है नम विधि, इसको कहते हैं मॉइस्ट विधि। इसमें देखिए, नम विधि में आएगी बॉइलिंग, सिमरिंग, स्टीमिंग, प्रेशर कुकिंग, पोचिंग, ब्लांचिंग, ये सारी चीज़ें नम विधि के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें पानी की नमी का प्रयोग हो रहा है। बॉइलिंग में भी, उबालने में भी पानी का प्रयोग हुआ, सिमरिंग खदकाने में भी, स्टीमिंग यानी भाप देने में भी, प्रेशर कुकिंग में भी, पोचिंग में भी, जैसे उबलते पानी में फोड़ के अंडा डाल दिया, या जो है दाल का दूल्हा बनाने के लिए उसमें आटे की पतली पतली पूरियाँ बेल कर डाल दी। और ब्लांचिंग यानी फलों को, सब्जियों को उबलते पानी में 1 से 2 मिनट के लिए रखा जाता है, तो वो ब्लांचिंग कहलाता है। ये सारी चीज़ें नम विधि के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इसमें पानी का प्रयोग होता है। फिर दूसरी विधि है सूखी विधि यानी ड्राई हीट, और रोस्टिंग यानी भूनना, सेंकना, और ये टोस्टिंग, बेकिंग, साउटिंग, फ्राइंग, ये सारी चीज़ें सूखी विधि के अंतर्गत आती है। यानी इसमें किसी पानी का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि खाद्य पदार्थ के अंदर जो पानी होता है उसी से ही ये भोजन पक जाता है। फिर अगला है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब कि जब 2 विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाए। एक हो गया ब्रेजिंग, एक हो गया स्टीविंग। फिर अदर मेथड में वेव कुकिंग होती है, एक सोलर कुकिंग होती है। तो ये सारी भोजन पकाने की अन्य विधियाँ थी। अब देखिए आगे, पाक क्रिया के दौरान पौष्टिक तत्व नष्ट होने के क्या कारण होते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मुख्य सेविका में और कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। सब्जियों के छिलके निकाल देने से, इससे भी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मिलों में अनाजों के छिलके उतारने और पॉलिश करने से, खाने को बार बार गर्म करने से, खुले बर्तनों में पकाने से, और किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर अधिक पका दिया जाता है तब भी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। बेकिंग पाउडर और सोडा के उपयोग से भी, उचित पाक विधि का चयन न करने से भी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं पाक क्रिया के दौरान। अब देखिए यहाँ पे, उबलना कितने तापमान पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है, प्रेशर कुकिंग। पकाने से नष्ट हो जाता है विटामिन बी। अर्ध उबालने का यानी कि पैरा बॉइलिंग का मुख्य कारण है पौष्टिक तत्वों को बचाना। आर्द्र ऊष्मा से भोजन पकाने के तरीके कौन कौन से हैं, यानी गर्म ऊष्मा के, गर्म भाप से भोजन पकाने के तरीके कौन कौन से हैं। सिमरिंग है, स्टीमिंग है, स्टूइंग है, बॉइलिंग नहीं है। बॉइलिंग जल द्वारा भोजन पकाने की विधि है। ब्रेजिंग प्रक्रिया में पकाने की किन 2 विधियों को अपनाया जाता है, रोस्टिंग और फ्राइंग को। प्रेशर कुकर में भोजन पकता है 121 डिग्री सेल्सियस पर। डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है सोडियम और कैल्शियम प्रोपायोनेट। इसके आगे ये वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।